Hello everyone, welcome back to the lecture series by EduExcel, where we are providing you the quality series lectures that will help you score good marks in your internal exams, your board exams, and also your entrance exams like AMU, JMI, and BHU. My name is Sabur Ahmed Khan, as you all know, and I'll be teaching you economics. And we are studying the story of village Palampur, the chapter of class 9th economics. Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दो तीन चीज़ें देखी थी हमने हमने ये देखा था कि हम लोग अपनी यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गांव है उसमें कुछ खेत हैं, जैसे कि पालमपुर की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें एक खेत में से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज़ें उग रही थी, थोड़ा सा गेहूं उग रहा था। फिर हमने देखा कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग करके कैसे ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। फिर हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके, HYV सीड्स इस्तेमाल करके हम ज़्यादा कैसे उगा सकते हैं। फिर हमने देखा कि ज़्यादा उगाने के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थी। वो दिक्कतें क्या थी? टॉपिक था विल द लैंड सस्टेन। क्या जब हम HYV सीड्स डालेंगे तो उसके साथ हमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसके साथ हमें केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे, उसके साथ हमें इरिगेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? क्या लैंड वैसी ही रहेगी जैसी थी? तो हमने देखा कि नहीं, लैंड वैसी नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है, लैंड डिग्रेड होगी। ये दो टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स। मतलब एक गांव है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों के पास किसके पास कितनी ज़मीन है। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी का सा टॉपिक है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ज़मीन तो उतनी है ना। आपने तो बता दिया था द लैंड इज़ फिक्स्ड, तो जितनी ज़मीन है उस पर से उतना ही उगेगा। तो ये क्या, ये इससे क्या मतलब हमको पता लगने वाला है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, एंड आफ्टर टेलिंग यू टेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को क्यों पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब ये कह रहा है कि पालमपुर गांव है, यहाँ पे फार्मिंग मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी फार्मिंग की होती है, लेकिन कह रहा है कि ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास सफिशिएंट लैंड है कल्टीवेशन की। मतलब हर इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ज़मीन है जिसपे वो कुछ उगा सके। अब आप खुद सोचिए, एक गांव में रोजी रोटी का क्या जरिया होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो आपके पास जानवर होते हैं या आपके पास ज़मीन होती है। अब एक इंसान है जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, तो वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा? दिस यू शुड थिंक। यहाँ पे नहीं लिखा है बट यू शुड थिंक। पालमपुर में 450 फैमिलीज हैं, ठीक है, और उसमें से 1/3, इट इज क्लियरली रिटन हियर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, मतलब 450 फैमिलीज हैं टोटल पालमपुर में, जिसमें से 1/3 फैमिलीज, विच मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 150 फैमिलीज ऐसी हैं, 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कोई लैंड ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। अब आप बताइए हाउ दीज फैमिलीज विल अर्न। गांव में और कौन सा जरिया होता है? गांव में दुकानें तो बहुत कम होती हैं, गांव में शायद फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं होती होगी, तो ये लोग कैसे कमाई करेंगे अपनी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जो बाकी के लोग बचे, जो बाकी के लोग बचे 240 फैमिलीज, वो ऐसी हैं जिनके पास बहुत छोटी ज़मीन है, बहुत छोटा साइज है ज़मीन का, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ऐसी ज़मीन, जब छोटी ज़मीन होती है तो उस पर कल्टीवेशन करने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। अब आता है कॉन्सेप्ट वाली बात, जो बुक में आपको नहीं लिखी हुई मिलेगी और आपको शायद समझ में भी नहीं आएगी और आप टेक्स्ट स्किप कर दोगे। अब सपोज करो पालमपुर का ये सीन है, इस वक्त पालमपुर गांव है आपका, उसका ये सीन है कि कुछ ऐसे फार्मर्स हैं, कुछ बड़ी फैमिलीज हैं जिनके पास पूरे पूरे प्लॉट हैं, बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं। ये देखो, इतने बड़े बड़े प्लॉट हैं, ठीक। कुछ फैमिलीज, अब कितनी फैमिली है? ये फैमिली नंबर 1 हो गई, फैमिली नंबर 2 हो गई, फैमिली नंबर 3 हो गई, फैमिली नंबर 4 हो गई, फैमिली नंबर 5, फैमिली नंबर 6। अब इसके पास कितना बड़ा प्लॉट है? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसके पास कितना बड़ा प्लॉट है? खुद देखो, साइज देखो इस प्लॉट का कितना बड़ा है, इस प्लॉट का साइज देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्लॉट है। ये कितना बड़ा है? बहुत बड़ा फार्म है। ये भी बड़ा है, ये कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन स्टिल बड़ा है। फिर दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, 24, 24 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जरा जरा से, बिल्कुल जरा जरा से खेत, जरा जरा से फार्मिंग प्लॉट्स हैं। और इतनी बड़ी बड़ी, और ये फैमिलीज हैं
एक फैमिली जिसके पास इतना बड़ा पोर्शन है, एक फैमिली जिसके पास इतना बड़ा पोर्शन है। तो सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, लैंड की साइज इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप कहेंगे कि सर सपोज करिए कि ये जो प्लॉट है इसमें से 1 किलो गेहूं उग रहा है, लेट सपोज। तो सर इसमें से भी 1 किलो उग जाएगा, इसमें से भी 1 किलो उग जाएगा, सब में से 1-1 किलो उग जाएगा। अगर ये पूरा प्लॉट एक साथ एक बड़ा प्लॉट होता तो 24 प्लॉट है, 24 किलो उग जाता है इसमें से। क्या दिक्कत है सर? छोटी लैंड साइज होने का क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है छोटी लैंड साइज होने। क्या है अब सुनिए आप, होता क्या है, सपोज करो ये जो छोटा वाला फार्मर है, ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर की बात नहीं कर रहे, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, सपोज करो मैंने इनको HYV सीड्स ला कर दिए। अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि HYV सीड्स के साथ क्या क्या जरूरत होती है। HYV सीड्स जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड्स जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमको इसमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, मैंने आपको बताया था। पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, इरिगेशन कैसे आएगा? आपको वहाँ पे ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। आपको ट्रैक्टर्स खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि आप कटाई वगैरह कैसे करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स खरीदने पड़ते हैं आपको। ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। अब एक बात बताइए, एक आदमी छोटा सा प्लॉट लेके बैठा हुआ है, छोटा सा, और उसको पता है कि उसमें से 1 किलो ही उगना है, जस्ट 1 किलो उगना है, सपोज करो ये सपोज करो 10 किलो उगना है, बहुत कम अमाउंट उगना है। और उसको पता है कि ये जो मैं उगा रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेरी फैमिली का ही पेट भर सकता है, और शायद हो सकता है उसकी फैमिली का भी पेट ना भर पाए। सपोज करो ये जो छोटा सा प्लॉट है, इस बंदे की फैमिली 6-7 लोगों की हो, तो क्या इसमें से जो गेहूं उगेगा उसकी फैमिली का पेट भर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं भर पाएगा। मान लिया उसकी फैमिली छोटी थी, 2 लोगों की फैमिली थी, इतना बड़ा प्लॉट था, तो जो भी उगा उससे उसने पेट भर लिया। तो एक बात बताइए, क्या वो बंदा सिर्फ अपना पेट भरने के लिए इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए रेडी होगा क्या? कभी भी ये सारी चीजें खरीदने के लिए रेडी होगा? जब उसे पता है कि मैं इतना उगा ही नहीं रहा हूं कि मैं मार्केट में बेच पाऊं जाके, तो हाउ ही विल इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट? अगर अगर ये वाला जो किसान है, ऑन ऑन दी अदर हैंड, ये वाला जो किसान है, इसको पता है कि मैं इतना सारा उगाने वाला हूँ कि जब मैं खा लूंगा उसके बाद भी मेरे पास बच जाएगा, और उसे जाके मैं बराबर वाले शहर में बेच दूंगा और उससे प्रॉफिट कमा लूंगा, तो उसको लगेगा कि यार प्रॉफिट तो मिलने वाला है, तो इट इज गुड, चलो ठीक है मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अभी पैसा, क्यों बाद में प्रॉफिट मिल जाएगा। पर ये जो किसान है छोटे वाले, क्या ये हिम्मत करेंगे इतना पैसा इन्वेस्ट करने की? हर बंदा अपना अलग ट्रैक्टर लेगा क्या? क्या हर बंदा अपना ट्रैक्टर लेगा? ऑब्वियसली नहीं लेगा। क्या हर बंदा अपनी मॉडर्न टूल्स खरीदेगा? क्या हर बंदा अपने लिए ट्यूबवेल लगवाएगा अपने खेत में? जस्ट बिकॉज उसे इतने खेत में पानी देना है, क्या वो ट्यूबवेल लगवा पाएगा? अगर वो लगवा भी पाए ना, अगर उसकी हैसियत भी है कि वो खरीद सकता है और लगवा सकता है, वो तब भी नहीं लगवाएगा, क्योंकि उसे पता है इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे मिलना तो थोड़ा सा ही है ना, उगेगा तो मेरा थोड़ा सा, बिकॉज मेरे पास जमीन थोड़ी सी है। तो इस वजह से क्या होता है, ये लोग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स अपनाते नहीं है। फिर ये लोग कहते हैं यार क्या फायदा, छोड़ो नहीं खरीद रहे। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन नीचे चला जाता है, यील्ड नीचे चली जाती है और कम उगता है इन इलाकों में। इसीलिए ज़रूरी है कि एक इंसान जब कुछ उगा रहा है तो उसके पास एटलीस्ट सफिशिएंट लैंड हो, ताकि जब वो उगाए तो उसको जो वो पैसा लगा रहा है एटलीस्ट वो लागत तो उसकी निकल पाए, उसके पास सफिशिएंट लैंड हो, ताकि वो जो इनपुट दे रहा है, जो ट्रैक्टर खरीद रहा है, जो ट्यूबवेल खरीद रहा है, एटलीस्ट उसका खर्चा तो वो निकाल पाए। इसीलिए लैंड होल्डिंग साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा हुआ है और आपको पेपर में भी नहीं लिख कर आना है, आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ। आप कभी यूएस में जाएंगे, अमेरिकन कंट्रीज में, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, इतने बड़े बड़े खेत होते हैं कि आपको एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब कार्स की जरूरत पड़ जाती है उन लोगों को। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, तो जब वो लोग का वक्त आता है ना कुछ उगाने का, और उनको किसी नई चीज़ की ज़रूरत होती है, नई मशीन की या नए ट्यूबवेल की ज़रूरत होती है, तो लोग दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं उस ट्यूबवेल को लगवाने के लिए, वो मशीन खरीदने के लिए, क्योंकि उनको पता है इतना बड़ा खेत है मेरा, अभी थोड़ा सा पैसे की मशीन ले लेता हूँ, कल को जब मेरी फसल उगेगी और फसल कटेगी तो मुझे इतना पैसा मिलेगा उसे बेच के कि मैं अपना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। इंडिया में ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए ऐसा है क्योंकि किसी के पास कम ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है? अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि इनके पास बहुत कम ज़मीन है और इनके पास ज़्यादा ज़मीन है। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, 150 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो कि एक जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो कि
लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी मतलब SCs, STs एंड OBCs से बिलोंग करते हैं, ये बुक में ही लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो खैर आगे बढ़ते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा क्यों है, देखो क्या हुआ था, पहले टाइम पे लोग जमींदारी होती थी लोगों के पास, लोग जमींदार होते थे। सर मतलब ब्रिटिशर्स ने उनसे कहा कि ये पूरी जमीन तुम्हारी है, इस पे जो चाहो होगा, ये पूरी जमीन तुम्हारी है, इस पे जो चाहो होगा। अल्टीमेटली हुआ क्या, वो जमीन उन लोगों के पास रही और वो रह ही गई। जो जमीन ब्रिटिशर्स ने उनको दी थी ड्यू टू सम रीजंस, वो जमीन उनके हाथ में आई और वो कभी उनसे छीनी ही नहीं गई। कुछ ना कुछ जरिया ऐसा पैदा होता चला गया, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि ब्रिटिशर्स ने इन्हें जमीन दी थी कि इस पे उगाओ और उगा के हमको भी दो, खुद भी खाओ। वो जमीन इन लोगों के पास रह गई, वो कभी भी बटी ही नहीं गरीब लोगों में, वो अमीरों के पास ही रह गई, तो इनके पास ज्यादा ज्यादा आ गया। दूसरा रीजन क्या है, एक और रीजन है छोटी लैंड होने का लोगों के पास, वो ये है कि सपोज करो एक आदमी था, उसके पास इतना बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड था, उसके 4 बच्चे हुए, तो वो 4 पीस में बट गया प्लॉट ऑफ लैंड। अब सपोज करो इस बंदे के 2 बेटे भी अगर हुए, तो ये दो दो हिस्से में बट गया। सपोज करो इसके 3 बच्चे हुए, तो ये 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। इसके 4 हुए, तो ये 4 हिस्से में डिवाइड हो गया। और आपको पता है, रूरल एरियाज में आपने देखा होगा, और अगर आपको नहीं भी पता है तो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि पुअर फैमिलीज की क्वालिटी होती है। पुअर जितनी भी फैमिलीज मिलेंगी आपको, उनकी फैमिली साइज आपको बड़ा मिलेगा, मतलब ज्यादा बच्चे मिलेंगे आपको उसमें। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, 9th क्लास का ही पार्ट है। सपोज करो किसी के और ज्यादा बच्चे हो गए, तो उसकी जमीन और ज्यादा हिस्सों में बट गई। अब इसका अगर कोई फर्दर बच्चे होंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इसके और बच्चे होंगे तो और फर्दर छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हो गई फार्म होल्डिंग छोटी हो गई। अब फार्म होल्डिंग जब छोटी हो गई, तो ना ही ये अपनी फैमिली का सही से पेट भर पा रहा है, ना ही ये पेट भर पा रहा है, क्योंकि दोनों के पास इतनी छोटी छोटी जमीन है कि उसमें से वो कुछ उगा नहीं पा रहे। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू ऑल्सो इन आवर इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ये सारे क्वेश्चंस मैं एंड में डिस्कस करूंगा, ऑब्वियसली चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये बता रहा है कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं, ठीक है, उनके पास कितनी ज़मीन है देखिए आप, और मार्ज स्मॉल फार्मर्स के पास कितनी ज़मीन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। हु विल प्रोवाइड द लेबर का क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि खेत में जब हम लोग काम करते हैं तो हमको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, जिसका खेत है वो खुद काम करता है ना खेत में। आपने देखा होगा जो खेत का मालिक होता है, जो ओनर होता है खेत का, ही हिमसेल्फ वर्क इन द फील्ड। लेकिन ये ट्रू है केस, ये ट्रू है कब, जब आप स्मॉल फार्मर हैं, आपके छोटे छोटे खेत हैं, तो आप उसमें काम कर लेते हो। आप इमेजिन करो एक इतना बड़ा खेत, बहुत बड़ा खेत, जो हमने पिछले वाले डायग्राम में भी देखा था, इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स थी, जो फार्मर्स एक्चुअली लखपति करोड़पति फार्मर्स हैं, और अगर वो नहीं भी होते तो उनकी मतलब लैंड इतनी ज़्यादा है कि वो अकेले काम नहीं कर सकते उस फील्ड पे जाके। दे हैव टू हैव अ लेबर जो उनको हेल्प करेगी बीज बोने में, फर्टिलाइजर डालने में, पेस्टिसाइड डालने में, इरिगेशन करवाने में, फसल काटने में, फसल काट के जब गांव ले जाएंगे बेचने के लिए, उसके लिए भी उनको हेल्प चाहिए होगी। तो ये लेबर कहाँ से आएगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेबर कहाँ से आएगी। दो चीज़ें, देखिए मैं आपको टेक्स्ट बता देता हूँ पहले। होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड नहीं है। जो टोटल फैमिलीज थी 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड नहीं है। अब वो लोग जब उनके पास लैंड नहीं है तो वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे, यहाँ से उनकी रोजी रोटी आती है। जब उनकी बेचारों की खुद की कोई लैंड नहीं होती है, तो वो काम ढूंढने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन होती है और उन्हें लेबर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। अगर मैं बिजनेस होता तो मैं अपना काम चला रहा होता, अपना खेत चला रहा होता। अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरे पास अपना बिजनेस, अपना खेत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जॉब ढूंढने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पास जाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट खेत ओनर्स के पास जाऊंगा। तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं, मीडियम साइज फार्मर्स होते हैं, उनको लेबर की जरूरत होती है, और वो नौकरी देते हैं उन लोगों को जिनके पास अपना खेत नहीं होता है और वो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं लोग, तो लेबर हमें वहां से मिलती है।
मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स जो स्मॉल होते हैं और उनकी फैमिली जो कल्टीवेट करते हैं अपने फील्ड पे। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, बता दिया। स्मॉल फार्मर्स तो खुद ही अपनी फील्ड पे काम कर लेते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। ठीक है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का क्या होता है, मतलब वही पैराग्राफ वही वाली बात कह रहा है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो तो खुद अपना लेबर बन जाते हैं, अपनी फील्ड पे खुद काम कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको हायर करना पड़ता है। अब ये लोग हायर करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बता रहा है। ये आदमी कह रहा है कि आजकल काम नहीं मिल पा रहा है और सिर्फ लार्ज फार्मर्स ही हैं जो हायर कर रहे हैं लोगों को, और वो भी थोड़े दिन के लिए हायर करते हैं। तो वो जो औरत है वो बोल रही है कि लार्ज फार्मर्स जो है ना उसने मशीन खरीद ली है। अभी मैंने आपको बताया था मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। अब जाहिर सी बात है, सोचो यार, अगर किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, हार्वेस्टर खरीद लिया, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स खरीद ली, स्प्रे करने वाली मशीन खरीद ली, तो उसको लेबर की ज़रूरत क्या पड़ेगी? इन लोगों की जॉब जाएगी ना, अगर उसने मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स खरीद ली तो। और जाहिर सी बात है उसने क्यों खरीदी थी मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स? ताकि जल्दी काम कर सके। तो जाहिर सी बात है वो लेबर को तो हायर करेगा ही नहीं ना। तो वो औरत कह रही है कि यार अब उस बंदे ने तो, जो लार्ज फार्मर था, उसने तो नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स खरीद लिए हैं, तो हमें तो अब और भी कम काम मिला करेगा। ठीक है, बता रही है पिछले साल मैंने सिर्फ 5 महीने से भी कम काम किया था। तो ये बता रहा है कि इनके पास ट्रैक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, हर हर चीज़ की मशीन आ गई है, अब तो हमें काम कैसे मिलेगा? तो कह रही है कि आज इस साल मुझे ना ईंट बनाने का काम करना पड़ेगा। तो ये आपको एक एक साइड ऑफ दी स्टोरी दिखा रहा है कि एक इंसान को काम नहीं मिल रहा है तो वो फिर दूसरा काम ढूंढने जा रहा है। वो कह रही है कि मुझे ईंट बनाने जाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है, आप अपनी बुक में एक बार पढ़िएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो बिग फार्मर्स होते हैं ना, वो लोगों को हायर करते हैं वेजेस पे, मतलब डेली वेजेस पे, पैसों पे हायर करते हैं। और पैसे, या तो पैसे पे हायर करते हैं, वो वेजेस दे देते हैं। सपोज करो तुम्हारे खेत पे कोई काम करने आया तो उस इंसान ने 200 रुपये दे दिए। या फिर वो लोग ये कहते हैं कि 200 रुपये मत लो, तुम हमसे थोड़ा सा अनाज ले लो, गेहूँ ले लो, चावल ले लो, क्योंकि वो कहते हैं अल्टीमेटली तुम इन पैसों को क्या करोगे, अपनी फैमिली के लिए खाना ही तो लेके जाओगे, तो इससे अच्छा ये है कि तुम हमसे ही खाना ले लो, पैसे मत। ये भी एक तरीका है पे करने का। ठीक है, देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जाहिर सी बात है यार, एक बात बताओ, सपोज करो जब बीज बोया जा रहा था खेत में, तब ज़रूरत थी हमें लेबर की। जब फसल काटी जा रही थी तब मुझे ज़रूरत थी लेबर की। बीच में थोड़ी बहुत ज़रूरत रही होगी जब मुझे पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र छिड़कना होगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत कब थी? जब बीज बोया जा रहा था, जब लैंड सीधी करी जा रही थी, ट्रैक्टर चला के सरफेस इवन करा जा रहा था, या फिर जब फसल काटी जा रही थी, तब मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी लेबर की। उस फसल बोने से फसल काटने के बीच का जो टाइम था, या फिर फसल बोने से पहले का जो टाइम था, या फिर फसल काटने के बाद का जो टाइम था, उस वक्त तो कोई काम नहीं है ना फील्ड में। सिर्फ 2-3 मोमेंट्स पे काम है ना आपका, बाकी टाइम तो आपका काम ही नहीं है फील्ड पे। तो आपको कोई क्यों हायर करेगा? इसीलिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है सीजनल। सीजनल मतलब सीजन के हिसाब से, कि अब फसल का सीजन है तो अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अब फसल का सीजन नहीं है तो अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो बता रहा है कि ऐसे भी लेबर्स हैं जो डेली बेसिस पे हायर करे जाते हैं कुछ फार्म एक्टिविटी में। जैसे बहुत सारे लेबर तो ऐसे हायर करे जाते हैं कि चलो 1 महीने के लिए रख लिया हमने तुम्हें, 1 महीना हमारे खेत पे काम करवा दो। कुछ लेबर्स ऐसे भी होते हैं जो डेली बेसिस पे हायर करे जाते हैं, मतलब आज उनको काम मिला है, देर इज नो श्योरिटी कि कल को भी उनको काम मिलेगा, हो सकता है कल को उनके पास कोई काम ना हो। ठीक है, अब वो दाला की स्टोरी ऊपर पड़ी हुई थी। दाला जो है, मतलब लैंडलेस है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो दूसरों की ज़मीन पे काम करने जाता है, डेली वेजेस मिलती हैं उसको, रोज़ के पैसे मिलते हैं। उसको नहीं पता उसको कल पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उसको रोज़ काम ढूंढना पड़ता है। आज वो घर घर से निकला, उसे काम मिला, उसने कुछ पैसे कमाए, उस पैसे से खाना खरीदा और अपने बच्चों को ला के खिला दिया। ऐसा नहीं है कि उसको कल भी काम मिलेगा, उसको कल भी उतनी ही शिद्दत से सुबह उठ के जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कुछ काम है या नहीं है। सपोज करो उसे काम नहीं मिला तो उसको कल पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने 300 रुपये मिनिमम प्राइस रखा है कि आप किसी भी लेबर को हायर करोगे तो 300 रुपये एटलीस्ट उसको पैसे दोगे रोज के, सो दैट वो अपनी डेली नीड्स पूरी कर सके, खाना, अच्छा खाना खा सके, ठीक ठाक खाना खा सके, अपने बच्चों का एजुकेशन दे सके, हेल्थ अवेल कर पाए अपने लिए वो। लेकिन ये बता रहा है कि दाला जो बंदा था उसको सिर्फ 160 रुपीज मिलते हैं। 160 रुपीज मिलते हैं। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट ने तो 300 रुपये सेट कर दिए हैं, जस्ट देखिए, आप कहोगे सर गवर्नमेंट ने तो 300 रुपये सेट कर दिए हैं, तो दाला को 160 रुपीज क्यों मिल रहे हैं? दाला को बेटा 160 रुपीज इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमारी भलाई के लिए 300 रुपये सेट कर दिए थे, लेकिन
काम है कम, गांव में काम कम है क्योंकि लोगों ने नए नए मॉडर्न ट्रैक्टर्स मशीन्स खरीद ली हैं, लेबर की अब ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट काम है कम। दूसरा पॉइंट लोग हैं बहुत ज़्यादा काम करने वाले। अगर आप 160 रुपीज़ में काम नहीं करोगे, जो 160 रुपीज़ दाला को मिल रहे थे, एक और बंदा लाइन में खड़ा है जो 150 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, तो ऑब्वियसली दाला को 160 रुपीज़ लेने पड़ेंगे उससे, क्योंकि दाला ने अगर नखरे दिखाए कि नहीं नहीं मैं 160 रुपये में काम नहीं करूँगा और गवर्नमेंट ने तो 300 रुपये बोल रखे हैं, तो एक और बंदा खड़ा हुआ है जो 160 रुपीज़ 150 रुपीज़ में काम करने के लिए रेडी है, वो दाला की जगह काम कर लेगा और दाला को उस दिन काम नहीं मिलेगा, वो अपने घर पे खाना लेके नहीं जा पाएगा। जाहिर सी बात है, तो उसको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस यही रीज़न है कि लोग, जब लोग ज़्यादा हैं काम कम है, तो लोग कम पैसे पे भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। दीज क्वेश्चन दिस आई विल डिस्कस यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर, डोंट वरी। ठीक है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग का क्या मतलब? अभी तक हम लोगों ने ये बात करी कि कैसे कैसे काम हो रहा था एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अभी तक। एक्चुअली ये पॉइंट भी मैंने बातों बातों में आपसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब एक्सप्लिसिटली खुल के यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, तो मैं आपको खुल के वाला पॉइंट बताऊंगा। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो कह रहा है कि आपने देखा होगा मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, तो उसमें हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कैश की ज़रूरत पड़ती है। आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको ट्यूबवेल चाहिए, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं ना, एक सेकंड, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास, स्मॉल फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते हैं। अब देखो इनके साथ दिक्कत क्या आती है। कोई स्मॉल फार्मर है, उसके पास इतना बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, ये प्लॉट ऑफ लैंड है उस बंदे का। ठीक है, ये एक फार्मर। अब इसको ज़रूरत है कि मुझे यार खेती करनी है, जाहिर सी बात है खेती करेगा वो, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि यार मुझको ना सीड्स चाहिए, सबसे पहले तो HYV सीड्स चाहिए जिससे ज़्यादा ग्रोथ होती है, फिर मुझे फर्टिलाइज़र चाहिए यार, फिर यार मुझे एक ट्रैक्टर भी चाहिए, या सपोज़ करो उसे ट्रैक्टर नहीं चाहिए होगा तो कोई और मशीन चाहिए होगी, जैसे हार्वेस्टर चाहिए होगा या कोई और स्प्रे करने वाली मशीन चाहिए, कुछ भी चाहिए होगी, पेस्टिसाइड चाहिए यार, और एक ट्यूबवेल तो नेसेसरी चाहिए चाहिए मुझको, जिससे मैं इरिगेशन कर पाऊंगा अपना। ट्यूबवेल से क्या होता है? इरिगेशन। अब देखो क्या दिक्कत होती थी, आप कहोगे उस पर पैसे नहीं है तो क्या करें सर, बैंक से जाके लोन ले लें। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हालात बैंक्स के शहरों में है ना, वो हालात बैंक्स के गांव में नहीं। इतने आसानी से, मतलब जितने बैंक, नंबर ऑफ बैंक्स आपको यहाँ मिल जाते हैं ना, जैसे अलीगढ़ में या दिल्ली में या बिहार के किसी बड़े शहर में, कश्मीर के किसी बड़े शहर में आप चले जाओ, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आप नाम लो और आपको बैंक मिल जाता है। गाँव में आपको इतनी आसानी से बैंक्स नहीं मिलते, बैंक्स वहाँ पे बहुत कम है। तो क्या होता है फिर, बैंक्स कम है, और जो बैंक्स हैं उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो कहते हैं यार फला डॉक्यूमेंट लेकर आओ, अपनी ज़मीन के कागजात लेकर आओ, आधार कार्ड, और फला 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 इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं लोन देने के लिए, कि एक कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल इंसान इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख पाता है, तो वो लोन अवेल नहीं कर पाता। और फिर टीडीएस प्रोसेस है ना लोन लेना, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत थका देने वाला प्रोसेस है। इससे बेटर वो क्या करता है आदमी, यहाँ पे एक होता है मनी लेंडर। हर गांव में कई सारे मनी लेंडर होते हैं। मनी लेंडर बहुत आसानी से लोन दे देता है। मनी लेंडर बहुत आसानी से लोन क्यों दे देता है? क्योंकि मनी लेंडर को पता है ये बंदा मेरे पैसे लेके नहीं भाग सकता। ये बंदा जो है, क्यों पैसे लेके नहीं भाग सकता? क्योंकि मैंने इसका घर देख रखा है, एक ही गांव में रहते हैं हम लोग, जाऊंगा इसके घर पे और पैसे ले आऊंगा जाके। आपने देखा होगा, मूवीज में भी आपने देखा होगा, ऐसा होता है। तो ये जाता है इसके पास कि मुझे सर 1000 रुपीज दे दीजिए, 1000 रुपीज की डिमांड लेके आता है, सपोज करो। ये कहता है हाँ हाँ 1000 रुपीज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के उसको पैसा दे देता है। तो आप कहोगे सर ये तो अच्छा है ना, उसको पैसा मिल गया, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो होता है बहुत हाई चार्ज करता है, जिसे कहते हैं रिटर्न, ROI। ये आपको चाहो तो याद मत रखना, बस बता रहा हूँ। बहुत हाई चार्ज करता है, कहता है 1000 रुपये ले रहे हो मुझसे,
वापस मुझको करोगे 1500 रुपये, मतलब उसने 50% का इंटरेस्ट लिया। अब नॉर्मल आप बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स आपसे इंटरेस्ट लेते हैं 8%, 10%, 7% लेते हैं। और बैंक तो क्या करते हैं ना, सपोज करो तुम नहीं भी लौटा पाए ना पैसे, तो कभी कभी ऐसा होता है बैंक माफ कर देते हैं कि चलो यार किसान गरीब था नहीं लौटा पाया, छोड़ो, गवर्नमेंट माफ करवा देती है। लेकिन ये बंदा माफ नहीं करेगा, और ये कह रहा है कि मुझे 1500 रुपये चाहिए। तो एक बंदा जिसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे, वो उधार से पैसे लेकर आया फसल उगाने के लिए। सपोज करो उसने बेचारे ने अपनी फसल उगाई और फसल इसकी बिकी 1500 रुपये की, तो सारे पैसे तो इसे दे देगा ये, सारे के सारे पैसे इसे दे देगा। सपोज करो फसल बिकी 2000 रुपये की, तो 1500 रुपये इसको दे देगा, अपने लिए कितने बचे, सिर्फ सिर्फ 500 रुपये। सपोज करो किसी साल ऐसा हुआ कि फसल खराब हो गई और इसका कुछ नहीं उग पाया, कुछ भी नहीं उग पाया, सिर्फ 500 रुपये की फसल बिकी इसकी, 500 रुपीज़ की। तो ये सिर्फ पैसे कैसे देगा, पैसे नहीं दे पाएगा और जिंदगी भर कर्जे में रहेगा, जिंदगी भर डेट में रहेगा। तो दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों ये लिखा हुआ है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात क्यों कर रहा है, कि भाई कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी हुई है, ये जो मैंने आपको बताया है वही लिखा हुआ है। इसके अवज मतलब इसके कंट्रास्ट में क्या होता है, जो इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ना, अब जो ऑलरेडी बिग फार्मर्स हैं, उन्होंने पिछले साल कुछ उगाया था, बहुत ज़्यादा उगाया था, उसमें से कुछ खा लिया और बाकी सब बेच दिया। उससे उनको जो प्रॉफिट मिला वो उनकी ऑलरेडी सेविंग्स थी, पहले से उनके पास सेविंग्स थी, तो उन्होंने क्या किया, उसी सेविंग को इस्तेमाल करते हुए जो उनके पास पहले से थी, उन्होंने अगले साल के गेहूं खरीद लिया, अगले साल की फर्टिलाइजर खरीद लिया, अगले साल के पेस्टिसाइड खरीद लिया, और इस वजह से उनको किसी से लोन वगैरह नहीं लेना पड़ा। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, इन फार्मर्स की अपनी सेविंग्स कैसे है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जस्ट अ सेकंड, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। एक लार्ज फार्मर था, उसके पास पहले से बहुत बड़ी ज़मीन थी, ठीक है भाई, उसने यहाँ पे पिछले साल प्रॉफिट कमाया 3000 रुपये का, जो भी कुछ था इसे बेच के प्रॉफिट कमाया। अगले साल जब वो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जब वो आया, तो उसको ज़रूरत है पैसे की, तो ऑब्वियसली उसने ये 3000 रुपये का प्रॉफिट कमाया था, इसमें से सारा खर्चा कर करा के जो भी कुछ खर्चा था, मतलब उसने अपने क्लोथ्स खरीदे होंगे, कुछ भी खरीदा होगा, उसने फाइनली 1000 रुपये बचा लिए थे इसमें से, क्योंकि उसने पिछले साल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया था अपनी फील्ड से, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया था। प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा करा, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा करा, क्योंकि उसके पास बड़ी लैंड होल्डिंग थी, ज़्यादा लैंड होल्डिंग थी, इसलिए उसने ज़्यादा प्रोडक्शन करा। छोटी लैंड होल्डिंग होती वो भी नहीं कर पाता। तो उसने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अब जब अगले साल उसे दोबारा से सीड्स खरीदने थे, उसे सीड्स खरीदने थे, उसे अगले साल दोबारा से फर्टिलाइजर खरीदना था, अगले साल उसे पेस्टिसाइड खरीदना था, तो उसने इस 1000 रुपये में से खरीद लिया। अच्छा, ये जो मैं 3000 1000 बोल रहा हूँ, दिस इज सिम्बॉलिक अमाउंट, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उसने 3000 का ही प्रॉफिट कमाया होगा, ऐसा नहीं है कि उसे 1000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो उसे अगर 1000 रुपये की जरूरत पड़ रही थी, तो उसने 3000 में से 1000 बचा रखे थे अपने, यहाँ से उसको सेविंग्स ऑलरेडी मिल गई थी, ऑलरेडी वो बड़ा फार्मर था, ऑलरेडी वो ज़्यादा प्रोड्यूस किया करता था, तो ऑलरेडी अब ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, तो थोड़ा सा अपने पास रखता था, बाकी सब बेच देता था, और वही बेचने से उसको प्रॉफिट होता था, और उसमें से वो अपना खाता था और घूमता था, कपड़े खरीदता था, एजुकेशन लेता था, जो भी करता था, उसमें से उसने 1000 रुपये अपने बचा रखे थे, जो उसने अगले साल इस्तेमाल कर लिए। अब इस बंदे को लोन लेने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना लोन, इसके पास अपने पास पहले से पैसे थे। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, यही वो बंदा होगा असल में जो उस छोटे फार्मर को पैसा देगा लोन पे, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है। सपोज करो इसके पास 1000 रुपये तो थे, इसने अपना पूरा खर्चा यहाँ पे जितनी भी चीजें थी 800 रुपीज में खरीद ली। अब इसके पास कितने रुपए बचे, बिग फार्मर के पास 200 रुपये बचे। ये पैसा वो दे देगा किसी स्मॉल फार्मर को, किसी स्मॉल फार्मर को ये पैसा दे देगा कि चलो तुम अपना काम कर लो। स्मॉल फार्मर को दे देगा कि 200 रुपये दे दो, लेकिन तुम मुझे कितने वापस करोगे, तुम मुझे वापस करोगे 300 रुपये। तो एक तो ये हुआ कि उसने खुद तो किसी से लोन लिया नहीं, अपनी ही सेविंग्स ली, उसने अपनी सेविंग से ही उसने अगले साल की फसल उगा ली, और जो बाकी पैसे उसके पास एक्स्ट्रा थे वो किसी गरीब किसान को उसने दे दिए, स्मॉल फार्मर को, और उन 200 का भी उसने 300 बना लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है गरीब गरीब और अमीर अमीर।
क्योंकि स्मॉल फार्मर है, इसने बेचारे ने 200 रुपये लेके मेहनत करी, सब कुछ करा, फसल उगाई और अपनी मेहनत की कमाई में से 300 रुपये इसको दे दिए, जबकि 300 रुपये का कोई तुक नहीं बनता है। अगर आप कायदे में देखें ना कि जितना बैंक इंटरेस्ट रेट लेता है, तो बैंक अगर लेता तो शायद 218 रुपये वापस लेता, या 220 रुपये वापस लेता, या 230 रुपये वापस लेता मैक्सिमम। इसने कितने वापस लिए? 300 वापस लिए। तो एक तो गरीब फार्मर और गरीब हो गया बेचारा, इसे 300 रुपये और लौटाने पड़ रहे हैं। दूसरा, ये बंदा जिसने किसी से लोन नहीं लिया वो उल्टा और कमा रहा है लोन दे दे। ये दिस टेल्स की कितनी पैथेटिक हालत हो जाती है एक गरीब इंसान की, कि गरीब और गरीब क्यों होता चला जाता है। ओके, सो वी आर स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे. In the next lecture, I will tell you some other important points, and I hope कि within one lecture or 1.5 lecture we will complete this lecture. और उसके बाद जो lecture होगा, इन lectures के बाद मतलब जब मैं आपका chapter complete कर दूंगा, then I will discuss in detail the question answers back of the chapter जो है वो मैं आपसे discuss करूंगा. Thank you so much. Take care.